बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद शांत और सुंदर गांव हुआ करता था। गांव छोटा था, मगर वहां रहने वाले लोग दिल के बड़े थे। वे काम में खुश रहना जानते थे और मेहनत को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन के पास ना जमीन थी ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक साफ दिल और मेहनती हाथ जरूर थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और दो छोटे बच्चे ईशान और वरुण थे। मीरा घर संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करती थी। हालांकि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी घर में प्रेम और आपसी समझ बनी रहती थी। एक सुबह आर्यन रोज की तरह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा बच्चों की किताबें संभालते हुए बोली, आर्यन, आज स्कूल से फिर नोटिस आया है। बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो नाम काटने की बात कर रहे हैं। आर्यन का दिल भारी हो गया। उसने बच्चों की ओर देखा। दोनों मासूम आंखों से पिता की तरफ देख रहे थे। मीरा, चिंता मत करो। आज ठाकुर विक्रम सिंह से बात करूंगा। मेहनत की है, शायद इस बार पूरी पगार मिल जाए। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा, लेकिन मन में चिंता का बोझ साफ झलक रहा था। आर्यन गांव के अमीर व्यापारी ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। ठाकुर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसका दिल उतना ही कड़ा और लालची था। वह मेहनतकश मजदूरों को कम पैसे देना और बहाने बनाकर पगार रोक लेना अपनी आदत बना चुका था। काम के दौरान जंगल में बाकी लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। राघव निराश होकर बोला, भाइयों, ठाकुर आज भी कोई ना कोई बहाना बना देगा। महीनों से यही चल रहा है। हम जान लगाकर मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा हक कभी नहीं मिलता। आर्यन सब सुन रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। शाम को सब मजदूर ठाकुर के घर पर पहुँचे। ठाकुर साहब, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार दे दीजिए। घरों में हालत खराब है। अभी पैसे नहीं हैं। जब माल बिकेगा तब दूंगा। चाहो तो इंतजार करो। मजबूरी में सब मजदूर खाली हाथ घर लौट आए। दो दिन बाद जब पगार मिली तो वह भी अधूरी थी। आर्यन ने गिनती करके कहा, ठाकुर साहब, पूरे 3,000 रुपए बनने थे। आपने बस 2,000 रुपए दिए। इतने ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। अपमान का घूंट पीकर वो पैसे लेकर घर लौट गया। रात को मेहनत करके जब आर्यन घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीरा उत्सुकता से पूछती है, आज ठाकुर साहब ने कितने पैसे दिए? आज 3,000 रुपए में से मुझे 2,000 रुपए मिले हैं बस। लेकिन इनमें से 1,000 रुपए बच्चों की फीस के लिए देने होंगे। स्कूल से बार बार संदेश आ रहा है। फीस भरने के बाद उनके पास 1,000 रुपए ही बचते हैं। पत्नी हिसाब लगाते हुए कहती है, अब इन 1,000 रुपए से ही घर का सारा खर्च चलाना होगा। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो बच्चों के सोए हुए चेहरे देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? क्या मेहनत करने वाला हमेशा मजदूर ही रहेगा? उसी रात उसने एक मजबूत फैसला कर लिया, खुद का काम शुरू करने का। अगले दिन वो ठाकुर के यहाँ नहीं गया। उसने तय किया कि अब वह किसी बेईमान इंसान पर निर्भर नहीं रहेगा। आर्यन ने जंगल और आसपास के इलाकों में
खुद लकड़ी इकट्ठा करने का काम शुरू किया। वह केवल सूखी और गिरी हुई लकड़ियां काटता था ताकि जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ लोग आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। इससे क्या कमाएगा? अकेला आदमी क्या कर लेगा? शुरू शुरू का जोश है, सब ठंडा हो जाएगा। लोगों की बातों ने आर्यन को नहीं तोड़ा क्योंकि उसे भरोसा था अपने कर्म पर। शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी। कई बार आर्यन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मीरा ने भी उसका पूरा साथ दिया। कम सही, लेकिन मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ होगा। ईमानदारी की जीत होगी। धीरे धीरे गांव वालों को आर्यन की आदत पसंद आने लगी। वो सही दाम पर अच्छी लकड़ी देता और कभी धोखा नहीं करता। कुछ महीनों में उसका काम चल पड़ा। बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा होने लगी और घर में थोड़ी खुशहाली लौट आई। एक दिन वही लकड़हारे जो पहले ठाकुर के यहाँ काम करते थे, आर्यन के पास आए। आर्यन, ठाकुर हमें लूट रहा है। क्या हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? जरूर, लेकिन एक शर्त है, हम सब ईमानदारी से काम करेंगे और किसी का हक नहीं मारेंगे। अब सब मिलकर काम करने लगे। कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं। थोड़ी ही समय में उनका छोटा सा काम एक मजबूत व्यापार बन गया। आसपास के गांव से भी लोग लकड़ी लेने आने लगे। गांव में अब आर्यन को इज्जत से देखा जाने लगा। आर्यन से सब खुश थे और अब उसके हालात भी ठीक हो चले थे। मीरा खुश होकर बोली, अजी देखो, मैंने यह गर्म कपड़े लिए हैं। अच्छे हैं ना? इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इसे पहनकर मैं आराम से काम कर लेती हूँ। मुझे खुशी है कि आज हमारे हालात ठीक हो गए, वरना तो कपड़े तो दूर की बात, मैं तुम्हें और बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं दे पाती थी। मुश्किल समय बीत गया। अब इसके बारे में सोचकर क्यों उदास होना? अब ऊपर वाले ने हमारे हालात ठीक कर दिए हैं। हमें गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। एक दिन आर्यन और राघव बात कर रहे थे। राघव, आज यह गोदाम लकड़ियों से भरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो। हम दोनों मिलकर व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तभी ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगती है। अरे यह क्या बारिश! राघव, चलो घर चलें, इससे पहले कि बारिश की भयानक ठंड हम पर हावी हो जाए। धीरे धीरे करके ठंड और भी बढ़ जाती है। यह ठंड तो जानलेवा लगती है। मैंने अपनी नानी से सुना था कि एक जमाने पहले ऐसी ठंड पड़ी थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह ठंड भी मुझे वैसी ही ठंड लग रही है। ऊपर वाला हम सबकी रक्षा करें। उधर ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ अब कोई काम करने को तैयार नहीं था। विक्रम सिंह को आर्यन के काम से ईर्ष्या होने लगी। इधर गांव में सब ठंड बढ़ने को लेकर बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ विक्रम सिंह चुपके से आर्यन के गोदाम में लकड़ियों में दवाई डाल देता है। अब देखता हूँ तेरी लकड़ियाँ कौन लेता है। आया था बड़ा मुझसे मुकाबले में खड़े होने। अगले दिन गांव का एक व्यक्ति आया। हे आर्यन, तूने कैसी लकड़ियाँ दे दी थी? सब में दवाई लगी थी। जलाने से पहले ही सारी लकड़ियाँ भूसा बन गई। क्या? मैंने तो हमेशा सबको अच्छी लकड़ियाँ दी थी।
दवाई कहाँ से लगी मुझे पता नहीं। तभी मुखिया वहाँ आता है और सबको भड़काने का काम करता है। इस आर्यन के मन में अब लालच आ गया है, इसलिए इसने ज्यादा मुनाफा कमाने की सोची और तुम सबको खराब लकड़ियां बेची। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह इल्जाम है मुझ पर। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। तूने मेरा धंधा चौपट कराया था ना, आज देख मैंने तेरा धंधा कैसे चौपट करा दिया। आगे से कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करना, वरना इससे भी बुरा हाल कर दूंगा तेरा, समझा तू? अच्छा, तो यह सब तुमने किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर विक्रम सिंह अपने घर चला जाता है। अगले दिन से लोग आर्यन से लकड़ियां लेना बंद कर देते हैं। राघव परेशान होकर बोला, आर्यन, यह सब क्या हो रहा है? लोग हमसे लकड़ियां क्यों नहीं ले रहे हैं? विक्रम सिंह यह सब कैसे कर सकता है? उसने लोगों के मन में हमारे खिलाफ जहर घोल दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम सबको मिलकर उसकी सच्चाई सामने लानी होगी, तभी लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा की तरह। उधर ठाकुर के घर में उसका बेटा अंकित ठिठुर रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रहा है माँ, मेरे हाथ पैर ठंड से जमे जा रहे हैं, कुछ करो माँ। हाँ रुक, मैं अभी आग जला देती हूँ, फिर तुझे ठंड कम लगेगी। अरे, यह लकड़ी क्यों नहीं जल रही है? अजी सुनो, देखो, यह लकड़ी तो जल ही नहीं रही है। अंकित को बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। रुको रुको, मैं देखता हूँ। ये लकड़ियाँ तो एकदम भीगी हुई हैं, इसलिए नहीं जल रही हैं। असल में ठाकुर ने ही लकड़ियां भीगा कर रखी थी, ताकि तराजू में लकड़ियां थोड़ी भारी लगे और उसे ज्यादा मुनाफा हो। अब देखते ही देखते अंकित का शरीर ठंड से नीला पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं अंकित, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता मेरा बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे मेरे किए की सजा मिलेगी। अगर आज मैंने लालच में यह लकड़ियां ना भिगाई होती तो आज तू ठंड से नहीं मरता बेटा। मैं ना एक अच्छा इंसान हूँ ना एक अच्छा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर सकूं। आज मैंने अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आर्यन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी लकड़ियां भी मैंने ही खराब की थीं ताकि लोग तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएं। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने यह सब किया। मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब, मुझे अंकित के मरने का दुख है। काश एक बार आपने मुझसे कहा होता तो मैं लकड़ियां जरूर देता, जिससे अंकित की जान तो बच जाती। हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इस ठंड में अब कोई नहीं मरेगा। आज से गांव के पंचायत पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जलाया जाएगा, जिससे ठंड से राहत मिलेगी और लोग मरने से बचेंगे। मैंने तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान के साथ कितना बुरा किया। तुम्हारी अच्छाई देखकर आज मुझे यह एहसास हुआ कि लालच और बुराई में अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए लालच और बुराई को छोड़ देना चाहिए। आर्यन और राघव की योजना से बढ़कर ऊपर वाले की योजना थी, जिसने विक्रम सिंह को उसकी गलती का एहसास दिलाया। अब आर्यन की लकड़ियां फिर से बिकने लगी थी। आर्यन ने साबित कर दिया था कि सच्चाई,
मेहनत और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।